दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और साल 2025 में जनहित का आखिरी एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तकरीबन 3 घंटे के बाद देश में नया साल दस्तक देने वाला है। हम सब बेसब्री से नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नया साल सिर्फ तारीख का बदलना नहीं होता, हम सब के लिए ये वो लम्हा होगा जब आज का ये वक्त कल यादों में सिमट जाएगा। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 बजाएंगी, नए साल के स्वागत की मुस्कान, हर दिल की ख्वाहिशें आप तक हम पहुंचाएंगे। नए साल के सूरज के उदित होने के पहले सूर्यास्त की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, जो 2025 का आखिरी सूर्यास्त रहा। सूरज डूबता है तो अगले दिन नई किरणों के साथ फिर से उदित होता है। वैसे ही हम सबका जीवन भी है। वैसा ही रहा साल 2025, जो कई उतार चढ़ाव हम सबकी जिंदगी में लेकर आया। लेकिन दुनिया पूरे जोश के साथ सुनहरे भविष्य की कामना लिए नए साल का स्वागत कर रही है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत में सूर्यास्त की तस्वीरें आपके सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कैसे नए साल का स्वागत उन तमाम अलग अलग मुल्कों में किया गया जहां पर नया साल दस्तक दे चुका है। भारत में जब शाम के 4:30 बज रहे थे, तब दुनिया में सबसे पहले ऑकलैंड में नया साल शुरू हुआ। शानदार आतिशबाजी के साथ आसमान चमक उठा। आने वाला ये साल आप तमाम दर्शकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ अब हम जनहित की कवर स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। आज जनहित की कवर स्टोरी के केंद्र में हैं 4 राजनीतिक घटनाएं। साल के आखिरी दिन की इन 4 तस्वीरों में आने वाले साल के शुरुआती दिनों का सियासी भविष्य कैद है। पहली सियासी तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, जहां गृहमंत्री अमित शाह ने 3 दिन तक रहकर बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी इसकी प्लानिंग की है। अमित शाह के दौरे की एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी आज हम आपके सामने रखेंगे। दूसरी सियासी पिक्चर यूपी की है, जहां ब्राह्मण पॉलिटिक्स में नया ट्विस्ट आ गया है। सरकार और संगठन में बेचैनी है। डैमेज कंट्रोल का ब्लूप्रिंट एबीपी न्यूज के हाथ लगा है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में भी अगले 15 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। नीतीश के उत्तराधिकारी पर फैसले की घड़ी करीब आते दिख रही है। पटना में नए नए पोस्टर लगाए गए हैं। और चौथी सियासी उठापटक की खबर महाराष्ट्र से है, जहां नगर निगम चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता ही अलग अलग जगहों पर विद्रोह करने पर उतारू हैं। तो चलिए जनहित की शुरुआत साल 2026 के पहले चुनावी इम्तिहान के साथ करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन रहा। आज गृहमंत्री ने कोलकाता में अलग अलग नेताओं से मुलाकात की, सांसदों विधायकों के साथ बैठक करने के साथ ही प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। गृहमंत्री आज दोपहर को थनथानिया इलाके में कालीबाड़ी मंदिर भी गए। विधि विधान के साथ काली मां की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। गृहमंत्री ने 2 प्रमुख बैठकें की हैं। पहली बैठक उन्होंने सॉल्ट लेक में सांसद और विधायकों के साथ की, जबकि दूसरी बैठक आज उन्होंने कोलकाता महानगर के पार्टी वर्करों के साथ की। दोनों का उद्देश्य समन्वय बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने और ममता बनर्जी की सरकार का मुकाबला कैसे करना है, इसकी रणनीति बनाने पर केंद्रित रहा। अमित शाह जब बैठक में बोल रहे थे तब वहां मीडिया की एंट्री नहीं थी। ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो बड़ी बातें अंदर से बाहर आई हैं उसके बारे में जानिए। जब उन्होंने मीटिंग में कहा कि राज्य में घुसपैठ और भ्रष्टाचार ने भयावह रूप ले लिया है, सरकार मातृभूमि, उसके लोगों और उनकी जमीन की रक्षा करने का वायदा करके सत्ता में आई थी। अब राज्य की माताएं और बहनें खतरे में हैं। घुसपैठिए लगातार जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लोग राज्य छोड़कर भागने को मजबूर हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें सत्ता में आना ही होगा। गृहमंत्री आगे बोलते हैं कि आप में से जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो सोचते होंगे कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कोलकाता भी घुसपैठियों के हाथों में चला जाएगा। आपको अपनी 28 सीटों में से कम 20 सीटें जीतनी होंगी। कोई संदेह ना रखें, अपने दिलों में लिख लें, इस बार हमारी सरकार बनेगी। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव में सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ममता सरकार में मां, माटी, मानुष तीनों असुरक्षित हैं। कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क ही बंगाल में पार्टी की प्रचंड जीत का आधार बनेगा।
उनका एक ही संदेश था कि आज से मतगणना जब तक खत्म ना हो तब तक जैसे अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख के निशाना लगाया था, आपका वो जिसको बंगला में हम बोलते हैं पाकिर चौक, वो एक ही होगा, भाजपा सरकार यहाँ बनाना, और वो केवल बनाना नहीं 2/3 से बनाना। सबने जी भर के खुश होकर अपने आप से शपथ दिया है और लिया है कि कोई दुखी नहीं रहेगा, सब एक दूसरे के साथ हाथ खड़े करके लड़ाई करेंगे। आज अमित शाह के दौरे का तीसरा दिन रहा। इन 3 दिनों में गृह मंत्री ने अलग अलग दर्जन भर से ज्यादा औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें की हैं। 29 दिसंबर को असम का कार्यक्रम निपटाने के बाद गृह मंत्री कोलकाता पहुंचे थे। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी दफ्तर गए। वहां पार्टी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की, चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। कल यानी 30 दिसंबर को अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी एजेंडा सेट किया। ममता बनर्जी और उनकी सरकार को जमकर घेरा और आज उन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर बात की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमित शाह ने आरएसएस के साथ भी अलग से बैठक की। कल वो आरएसएस के लोगों से मिलने के लिए केशव भवन भी गए थे। पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को भी बुलाकर गृहमंत्री ने बातचीत की, जिम्मेदारी का भरोसा दिया। सहयोगी दलों से समन्वय और आपसी तालमेल स्थापित करके चलने पर भी जोर दिया। नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि मतुआ समुदाय के लोगों के साथ हमें खड़ा रहना है। इस दौरान गृहमंत्री ने महानगर और उत्तर बंगाल में जीत तय करने के लिए खास रणनीति बनाई। चाय बागान वाले इलाकों में पार्टी की मजबूती पर विशेष ध्यान देने की तैयारी की गई है। सूत्रों की माने तो गृहमंत्री ने विधायकों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूदगी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्हें सप्ताह में कम से कम 4 दिन अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहना होगा। पूर्व सांसदों को अपने पुराने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तुरंत सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी के लिए बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती ग्रेटर कोलकाता रीजन है। यहां विधानसभा की 108 सीटें हैं। टीएमसी को इस इलाके में पिछली बार 50% वोट मिले थे, बीजेपी को मात्र 35%। टीएमसी यहीं से 93 सीट जीत गई थी। बीजेपी को सिर्फ 14 और लेफ्ट गठबंधन को 1 ही सीट मिल पाई थी। ये जो 15% का बड़ा गैप है, उस गैप को अमित शाह भरना चाहते हैं और 3 दिन के दौरे में इसकी रणनीति बनाई गई है। कोलकाता और आसपास की राजनीति को बंगाल का भद्रलोक प्रभावित करता है। ऐसे में अमित शाह ने कोलकाता के कार्यकर्ताओं से ही संवाद करके जीत की बुनियाद तय करने का मंत्र दिया। अब इसका कितना असर होता है ये तो आगे आने वाले वक्त में साफ होगा, लेकिन यकीनन पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाने लगी है क्योंकि मात्र 2.5 महीने बाकी रह गए हैं वहां पर विधानसभा के चुनाव होने में। खबरों में आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करेंगे। यूपी में वैसे चुनाव तो 1 साल के बाद होने हैं, लेकिन वहां की सियासी खबरें लगातार देश भर की सुर्खियां बन रही हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति की। बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो चली हैं। मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम का गठन होगा। ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए दिग्गज ब्राह्मण नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को आगे किया गया है। साथ ही सरकार और संगठन में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी रणनीति बनाई गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पार्टी कोर ग्रुप की बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में मंत्रिमंडल में बदलाव और नई प्रदेश कार्यकारिणी पर मंथन किया गया। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही खरमास बाद दोनों कामों पर अमल होगा। पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, फिर प्रदेश संगठन की नई टीम का गठन होगा। यूपी सरकार में 60 मंत्री हो सकते हैं। अभी 54 मंत्री हैं, यानी 6 अभी खाली पद हैं। पश्चिमी यूपी से आने वाले जाट नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और गुर्जर नेता अशोक कटारिया को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। ब्राह्मण कोटे से बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला के साथ समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे को जगह मिल सकती है। ओबीसी कोटे से साध्वी निरंजन ज्योति और समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इकलौते सिख मंत्री बलदेव औलख को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। ठाकुर बिरादरी के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह की सरकार में दोबारा वापसी की चर्चा है। वहीं सहयोगी दलों में आरएलडी और अपना दल को एक और राज्य मंत्री का पद मिल सकता है।
फेरबदल में कई मंत्रियों को छुट्टी देकर संगठन का काम दिया जा सकता है। इन सब के बीच कल ही यूपी की राजनीति में दो बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मिले, तो देवरिया में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने शलभमणि त्रिपाठी के घर जाकर उनसे भेंट की है। माना जा रहा है लखनऊ और देवरिया की दोनों मुलाकातों का रिश्ता ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के बाद उपजे विवाद और डैमेज कंट्रोल को लेकर है। 23 दिसंबर को लखनऊ में सहभोज के नाम पर ब्राह्मण विधायकों को गोलबंद करने वाले विधायक पीएन पाठक ने कल ही इशारों में बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलन कर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन का नहीं है। माना जा रहा है पीएन पाठक का ये जवाब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को है, जिन्होंने लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर कड़ा ऐतराज जताया था। लेकिन डिप्टी सीएम केशव मौर्य और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े नेताओं ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक का समर्थन किया। यानी इस मुद्दे पर पार्टी दो फाड़ है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिमंडल फेरबदल और पंकज चौधरी की नई टीम में ब्राह्मणों का खास ख्याल रखा जाएगा। अभी योगी मंत्रिमंडल में एक डिप्टी सीएम समेत 7 ब्राह्मण मंत्री हैं। आखिरी बार मार्च 2024 के विस्तार में सुनील शर्मा को ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाया गया था। जितिन प्रसाद सांसद बनकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं। अब योगी मंत्रिमंडल के फेरबदल में गोविंद नारायण शुक्ला और मनोज पांडे के मंत्री बनने की चर्चा है। मुमकिन है कि प्रदेश के नए संगठन के मोर्चों में भी ब्राह्मण चेहरे को बड़ा पद दिया जाए। फिलहाल खबर यह है कि डैमेज कंट्रोल के लिए लगाए गए रमापति राम त्रिपाठी ने ब्राह्मण विधायकों से फोन पर संपर्क किया है और सब्र रखने की उनकी ओर से सलाह दी गई है। अब ब्राह्मण विधायक कितना सब्र रख पाएंगे, ये जो नए सिरे से उत्तर प्रदेश की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो रही है, उससे जुड़ी हुई और खबरें सामने आएंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जाने माने शायर अदम गोंडवी का लिखा ये शेर आज मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बिल्कुल ठीक बैठता है। जिनके राज्य का बड़ा शहर इंदौर, जो 8 साल से लगातार देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करता आ रहा है, उसी इंदौर शहर से आज ऐसी खबर आई जिसने शहर के दामन को दागदार कर दिया है। पानी के पाइपलाइन से आए गंदा पानी पीकर 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 25 से 30 दिसंबर के बीच इन लोगों की जान गई है। कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपनी सरकार, अपने सिस्टम पर भरोसा किया। 4 महीने से पानी की पाइपलाइन से गंदा पानी आ रहा था, बावजूद इसके संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि सोते रहे। किसी पर कोई असर नहीं पड़ा, किसी तरह की कोई सुध लेने की जहमत तक नहीं उठाई गई। इंदौर जिस भागीरथपुरा का ये मामला है, वहां हर दूसरे घर से कोई ना कोई बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है। प्रशासन लीपापोती में जुट गया है, जबकि लोकल मीडिया की रिपोर्ट है कि अब तक 1146 लोग प्रभावित हैं। 100 से ज्यादा तो अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं। उल्टी, दस्त और बुखार की जितनी दवाइयां इस मोहल्ले के मेडिकल शॉप से साल भर में नहीं बिकती, उतनी 4 दिनों में बिक चुकी हैं। सवाल यह है कि गंदे पानी की जब शिकायत हुई तो फिर उसकी अनदेखी क्यों की गई? क्यों नगर निगम ने समय रहते शिकायत की जांच नहीं करवाई? क्यों ना नगर निगम के आयुक्त के खिलाफ हत्या का केस चलाया जाए? क्यों नहीं वार्ड पार्षद और मेयर पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो? साफ सफाई के मामले में इंदौर को देश की शान कहा जाता है, लेकिन आज जो दिख रहा है वो कहीं से भी शान का कोई प्रतीत नहीं होता। ये रिपोर्ट देखिए। उर्मिला देवी अब तस्वीरों में कैद होकर रह गई हैं। बेटे मां की तस्वीर के सामने खाना और पानी रखकर याद कर रहे हैं, शुद्ध पानी मिला होता तो उर्मिला जिंदा होती। संजय ने जिंदगी भर की कमाई मां के इलाज में लगा दी, लेकिन मां जिंदा बच नहीं पाई। एक्चुअली क्या है, समस्या कई सालों से चल रही है पानी की, बाकी उसमें सुधार दे नहीं रहे हैं हमारे यहाँ के पार्षद जी बाघेला जी। उनके यहाँ बहुत सारे मतलब व्यक्ति जाते हैं और उनके जो कार्यकर्ता उन्होंने भी बोला है कि सर हमने आपको जिद दिलाई तो आप थोड़ा पानी निराकरण कराइए, बाकी वो कुछ निराकरण अभी तक हुआ नहीं है। संजय मां को खो चुके हैं। 11 साल का बेटा अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। 24 तारीख से ही इंदौर के इस इलाके में पानी पीने से लोग बीमार पड़ने लगे थे। 7 लोगों की जान चली गई।
तब जाकर प्रशासन जागा है। अब स्टॉल लगाकर दवाइयां बांटी जा रही हैं। दवाई लगाने पहुंची शिवानी बताती हैं कि हर घर में कोई न कोई बीमार पड़ा है, उल्टी, दस्त और बुखार से परेशान है। नर्सिंग स्टाफ मोहल्ले वालों को पानी उबालकर पीने की सलाह दे रहे हैं। पानी तो गंदा आ रहा था, उससे लूज मोशन, वोमिटिंग, चक्कर आना, ये सब हो रहा है। हम 4 हैं, मेन तो 2 बच्चों को हो रही है और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोनों बच्चों से ये पानी इसी तरीके का दूषित आ रहा था। ये 8 से 9 दिन 10 दिन हो गए हैं इस तरह से। भागीरथपुर की गलियों में इन दिनों सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। कभी अफसर पहुंच रहे हैं तो कभी नेता। लोग कह रहे हैं कि पहले से ही शिकायत पर कार्रवाई हुई होती तो ये त्रासदी ना होती। वही गलियां हैं जहां पर ये दूषित पानी की वजह से लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ा, लोगों की मौत हुई है और अभी भी स्थिति किस तरीके की भयावह है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी यहीं पर सामने ही 1, 2, 3, 4 एम्बुलेंस यहां पर मौजूद हैं। ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है ये गंदा पानी। तो ये 1-1.5 महीने पहले खुद ही लाइन टूटी सुधरी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद मोहल्ले में कैंप किए हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम को इंदौर के अस्पताल पहुंचे और भर्ती मरीजों से हालचाल जाना। इस कांड को लेकर विपक्ष मोहन यादव सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस घटना के दोषी अफसरों पर कड़े एक्शन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इंदौर की घटना को लेकर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आपने 17 दिसंबर 2025 को गुलाबी तस्वीर दिखाई थी मध्य प्रदेश की। 2047 का मध्य प्रदेश ऐसा होगा क्या? ऐसा मध्य प्रदेश होगा कि ऐसी शुरुआत होगी नए साल की कि जिसके अंदर प्रशासनिक घोर लापरवाही के कारण कई परिवारों के चिराग बुझ गए। मैं समझता हूं कि इसकी तत्काल उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इसमें मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री भी संवेदनशीलता के साथ एक कठोर प्रशासनिक मुख्यमंत्री का भी परिचय देंगे। यहाँ पर राजनीति थोड़ी करने की जरूरत है। स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता सब हमारे साथ बैठ के यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो स्थानीय कार्यकर्ता, बाहर के लोग आकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेन पाइपलाइन के ऊपर ही पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया था। लीकेज के चलते गंदा पानी सप्लाई वाटर में मिलता जा रहा था। इसके अलावा कई और जगहों से पानी की पाइपलाइन में गंदा पानी घुल रहा था। सीएम ने मृतक के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और बीमार लोगों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है, जबकि सीएम के निर्देश पर 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों की लापरवाही से 7 लोगों की मौत हुई, उन लापरवाह लोगों को सजा कब मिलेगी? आगे बढ़ते हुए माघ मेले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नाम पर लगने वाले शिविर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मेला प्रशासन ने मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान को नोटिस जारी किया और राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को लेकर सवाल पूछते हुए आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी है। प्रयागराज में हर साल इस समय माघ मेला लगता है। इसमें देश भर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने यहां पहुंचते हैं। महाकुंभ के दौरान भी इस संस्था को शिविर के लिए जमीन दी गई थी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति भी वहां लगाई गई थी। इस बार भी उसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन होने वाला था। कल यानी 1 जनवरी को विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे शिविर का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन अब इसको लेकर टकराव शुरू हो चुका है। मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के नाम से मेला प्रशासन ने नोटिस भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि धार्मिक परंपराओं के विपरीत गैर धार्मिक और राजनीतिक क्रियाकलाप की तैयारी है, जिससे साधु संतों में नाराजगी है। इस नोटिस का जवाब संस्थान की तरफ से दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्पष्ट तथ्य दिए बिना सिर्फ अनुमानों पर आशंका जताना गलत है। प्रशासन ने नोटिस की एक कॉपी आवंटित जमीन पर बने शिविर पर भी चस्पा कर दी है। जितने भी आरोप लगाए गए हैं मेला प्राधिकरण की तरफ से, कोई भी उनके पास सबूत नहीं है। उन्होंने कोई ना तो कोई फोटोकॉपी लगाई, ना तो कोई उसका साक्ष्य दे पाए हैं। इसे निराधार आरोप उन्होंने लगाए हैं। पिछली बार पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से श्रद्धेय नेताजी के शिविर में हजारों लीटर प्रतिदिन दूध पिलाने का काम से लेकर के लाखों लोगों को भंडारा के माध्यम से लोगों के भोजन कराने से लेकर के कंबल वितरण से लेकर के लोगों के हम लोगों ने सेवा भाव से मदद किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये डिनाई नहीं किया जा सकता है इस चीज़ों को। जैसा कि मैंने कहा, मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान ने इसी साल जनवरी महीने में यहां शिविर का आयोजन किया था। मुलायम सिंह की मूर्ति लगाई गई थी, तब किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। संस्था की तरफ से गायों की सेवा,
खाने पीने का इंतजाम और फ्री दूध बांटने की व्यवस्था उस वक्त भी की गई थी। इस बार भी उसी तरह की तैयारी चल रही थी, जिसे प्रशासन ने राजनीतिक गतिविधि बताकर नोटिस दिया है। अब विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कल प्रयागराज जाने का ऐलान करके इस टकराव को और बढ़ाने का मन बना लिया है। नेताजी हम सबके लिए एक आदर्श है। नेताजी का हम सब सम्मान करते हैं, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग बल्कि मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग भी, विपक्ष के लोग भी आदरणीय नेताजी का सम्मान करते हैं। अगर वहां पे नेताजी की मूर्ति लगती तो नेताजी की मूर्ति पे लोग पुष्प चढ़ा करके उनका आशीर्वाद लेने का काम करते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करते। लेकिन ये जालिम और आताताई सरकार ये ना मालूम किस दिशा में चल रही है। उन्होंने कहा हमको प्रशासन ने नोटिस दिया है, मूर्ति नहीं लगा सकते, दूध नहीं बांट सकते, गाय नहीं रख सकते, इस शर्त पर आपको दिया जाएगा। तो इन्होंने जवाब लिख के दे दिया है। अभी फाइनल नहीं हुआ है क्या होगा क्या नहीं होगा, और हम कल जाएंगे वहाँ देखें, प्रशासन से बात करेंगे। नेताजी की मूर्ति से क्या उनको खुन्नस है, जबकि वहाँ सरकार के बड़े बड़े लोगों की मूर्तियां वहाँ लगती हैं। बिहार जैसे जैसे खरमास खत्म होने का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत में बदलाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। पटना में जेडीयू हेडक्वार्टर के गेट पर 2 नए पोस्टर लगा दिए गए, जो बिहार में चर्चा को नए सिरे से आगे बढ़ा रहे हैं। इन दोनों पोस्टरों पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तस्वीर लगी हुई है। वैसे तो निशांत की सियासी पारी के डेब्यू को लेकर चर्चा बीते कई महीनों से जारी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस चर्चा पर मुहर लगने जा रही है। पहले नए पोस्टर को आपके सामने रखते हैं, जिस पर लिखा गया है, चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। इस पोस्टर पर एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर है और दूसरी ओर निशांत की। और इस तरह के पोस्टर सिर्फ पार्टी मुख्यालय के बाहर नहीं लगाए गए, पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर भी इसे लगाया गया है। यहां तक कि सीएम हाउस के एंट्री पॉइंट पर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। जेडीयू के नेता और प्रवक्ताओं की ओर से खुलकर अब कहा जा रहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। जो पटना सेंट्रल स्कूल से पढ़ा हो, जिसके पिता 20 वर्ष तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन कहीं अहंकार का भाव नहीं है, तो ऐसे नौजवान को राजनीति में जरूर आने की जरूरत आवश्यकता है। निशांत कुमार जी ये युवा चेहरा हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। राजनीति में लाखों कार्यकर्ताओं की मांग है। नीतीश कुमार जी को तो चाहिए या यहाँ के पार्टी के लोगों को कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। बिहार में निशांत कुमार, केंद्र में नीतीश कुमार। बिहार और जेडीयू के सियासी इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो पाएंगे कि जेडीयू में प्रवक्ता वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार के मन में होता है या नीतीश कुमार करने जा रहे होते हैं। एबीपी न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी है कि नीतीश कुमार और उनके रणनीतिकारों ने निशांत को पार्टी में लाने की तैयारी कर ली है। 13 दिसंबर से जेडीयू ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। खरमास खत्म होने के बाद निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। अब निशांत को लेकर पार्टी के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उसके बाद कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो क्या नीतीश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर निशांत को यह जिम्मेदारी सौंप देंगे? क्या निशांत को मंत्री बनाकर सरकार में शामिल करेंगे, या निशांत को नीतीश सीधे बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे जैसा कि पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं, या इन तीनों के अलावा कोई और विकल्प तो नहीं सोच रखा है उन्होंने? कई ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा बिहार की राजनीति में खड़े हो रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार परिवारवादी राजनीति के विरोधी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीयू में नीतीश के बाद कौन का वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसके बाद नीतीश के करीबियों का मानना है कि निशांत को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में शायद कोई दिक्कत ना आए, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री का जब सवाल आएगा तो सियासी शुचिता को लेकर नीतीश कुमार सवालों के घेरे में खड़े होंगे। वैसे एक ही सरकार में पिता के मुख्यमंत्री और बेटे का मंत्री बनना कोई नई बात नहीं है। प्रकाश सिंह बादल जब पंजाब के सीएम थे तब सुखबीर बादल डिप्टी सीएम बनाए गए। शिबू सोरेन जब झारखंड के सीएम रहे तब हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे। उद्धव ठाकरे जब सीएम बने आदित्य ठाकरे मंत्री बने। केसीआर जब तेलंगाना के सीएम थे तब बेटे केटीआर मंत्री बने। चंद्रबाबू नायडू की सरकार में नारा लोकेश अभी आंध्र में मंत्री हैं। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार में बेटे उदयनिधि डिप्टी सीएम हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कोई नई बात नहीं, लेकिन क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि निशांत को जल्द से जल्द राजनीति में लाया जाए।
बहुत से दर्शकों के मन में सवाल होगा कि बीजेपी आखिर निशांत को राजनीति में लाने के पक्षधर क्यों है, उसकी इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो यहां पर दर्शकों को बताते चलें कि इसकी वजह जेडीयू की जमीनी ताकत है। बिहार में जेडीयू के 85 विधायक हैं, विधान परिषद में 20 एमएलसी हैं, लोकसभा के 12 और राज्यसभा के 4 सांसद हैं। इसके अलावा बिहार में करीब 15-16% वोट बैंक ऐसा है जिस पर बीते 20 सालों से जेडीयू यानी नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ है। बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बात हुई। उनके रणनीतिकारों को लगता है कि नीतीश कुमार के सक्रिय न रहने से उनका वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी में शिफ्ट हो ही जाएगा, इसकी संभावना नहीं दिखती है। ऐसे में नीतीश की विरासत अगर निशांत के हाथ में आती है तो महिला एवं अति पिछड़ी जातियों का वोट भावनात्मक आधार पर उनके साथ जुड़ा रह सकता है। निशांत के न आने एवं जदयू के कमजोर होने पर यह वोट बैंक प्रशांत किशोर एवं आरजेडी की तरफ शिफ्ट होने का डर है। अब निशांत क्या राजनीति में आएंगे? राजनीति में आएंगे तो कौन सा पद पाएंगे? नीतीश कुमार उनको कैसे शामिल कराएंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा कम से कम 13-14 जनवरी तक के लिए। खरमास खत्म हो और उसके बाद प्रदेश की सियासत नए सिरे से आगे बढ़ेगी। हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे आज के जनहित स्पेशल की। अब से कुछ ही घंटों के बाद भारत में भी नए साल का आगमन हो जाएगा, लेकिन इस बार भारत के करोड़ों लोग न्यू ईयर पार्टी का स्वागत पार्टी से नहीं प्रार्थना से करेंगे, डिस्को नहीं प्रभु के दर्शन से करेंगे, डीजे बजाकर नहीं शंख और घंटियां बजाकर करेंगे। भगवान का आशीर्वाद लेकर नए साल का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके लिए देश भर के मंदिरों में आस्था का कैसे जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इसे पर देखिए आज का जनहित स्पेशल। जब नया साल दस्तक दे रहा है तब देश भर के पवित्र धामों में आस्था की दिव्य लहर आई हुई है। ठंड की सर्द हवाएं, घना कोहरा करोड़ों भक्तों के मन में जल रही आस्था की दिव्य ज्योति के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं। अयोध्या में रामलला से बाबा काशी में बाबा विश्वनाथ तक, माता वैष्णो देवी से लेकर महाकाल तक, हर जगह भक्ति और श्रद्धा का सैलाब आया हुआ है। ये भारतीय संस्कृति और सनातन आस्था का प्रतीक है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। नए साल में जरूर आना और बिहार जी का दर्शन जरूर करना। रामलला के आशीर्वाद लेके नया साल सबका अच्छा जाए, यही सबका रामलला के चरणों में हमारी विश है। गोवा में बहुत कम हो गया अभी इन्फ्लक्स, सब यही पे आ रहे हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर श्रद्धालु। कटरा में माता वैष्णो देवी के जयकारे। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में महाकुंभ सा माहौल। उज्जैन में श्रद्धालुओं के सागर में डूबा महाकाल लोक। आस्था की ये लहर दिखाती है कि अब की बार नए साल का स्वागत पार्टी से नहीं प्रभु दर्शन से करने की होड़ है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आस्था से करेंगे नए साल का स्वागत। लंबी लंबी लाइनें, लाखों लाख भक्त और घंटों का इंतजार, लेकिन चेहरों पर थकान नहीं बल्कि दिव्य आनंद और नए साल की शुरुआत प्रभु के दर्शन के साथ करने की लालसा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भक्त नाचते और झूमते हुए आपको नजर आएंगे। ये जो भक्त हैं वो हिमाचल से आए हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो हिमाचल नृत्य करते हुए आपको नजर आएंगे। भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। दूसरी वर्षगांठ है प्रभु श्री राम की, पूरे देशवासी को बधाई। और
शुभकामनाएं आप। और प्रभु श्री राम हमारे आज यहाँ विराजमान हो चुके हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ और नववर्ष की शुरुआत दोगुनी आस्था के साथ श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये भीड़ नहीं, आस्था का महासागर है। ठंड और कोहरे के बावजूद 5 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी अयोध्या पहुंचे हैं, जो नए साल का शुभारंभ प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर करना चाहते हैं। ये मेरे राम का रूप है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले जो जानने, जो राम को जानता है वो राम का हो जाता है। जय श्री राम। अवध की धूलि का ये कन कन कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए एक बार आकर तो देखिए अयोध्या में। अवध की धूलि का ये कन कन कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। तदिया भी कल कल राम धुन में करे है, अंजुनी मिसर यू कनीर तू उठाइए। काशी नगरी भी नए साल के स्वागत में भक्ति भाव से सराबोर हो चुकी है। गंगा घाटों पर महाकुंभ जैसी भीड़ जुटी है। शाम के गंगा आरती में पैर रखने की जगह नहीं है। नववर्ष को बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ सेलिब्रेट करने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग काशी पहुंच चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। कपा देने वाली सर्दी भी भक्तों का उत्साह ठंडा नहीं कर पा रही है। काशी के घाटों से लेकर गली चौराहों तक आस्था की लहरें उठ रही हैं। ये जो जनसमूह है गंगा घाट से शहर की तरफ जो आ रहा है, आप देखिए कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और स्वाभाविक है कि लोगों के मन में जो काशी के प्रति वो उत्साह है कि शहर से ही पूरे उमंग और ऊर्जा के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे, तो उसी की एक वानगी जो है यहाँ पर देखी जा रही है। और देखिए विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग पर भी लोगों का भारी जो जनसमूह है वो देखा जा रहा है। तो निश्चित ही बिहार से आए, काशी घूमने आए। हाँ, नए साल पर कैसा अनुभव रहा? बहुत मस्त लग रहा है। आनंद है। भीड़ है में आनंद। हाँ, भीड़ तो आपकी चौखंबा से पूरी लाइन एकदम अभी लगी हुई है। आस्था से करेंगे नए साल का स्वागत। अब तक नए साल की पूर्व संध्या पर भारत के ज्यादातर लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते थे। पार्टियां, क्लब्स, आतिशबाजी और नाइट आउट में बिलीव करते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। अब करोड़ों लोग मंदिरों में भगवान के आशीर्वाद से नए साल की शुरुआत करना पसंद कर रहे हैं। नए साल को प्रभु के चरणों से शुरू करके सुख, समृद्धि, शांति की कामना कर रहे हैं। ये नए साल को सेलिब्रेट करने का न्यू नॉर्मल है, जिसमें देश के युवा भी नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए क्लब्स की बजाय अब मंदिरों को चुन रहे हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। सामान्य दिनों में रोजाना लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु महाकाल के दर्शन को पहुंचते हैं, लेकिन नए साल की शुरुआत काल पर विजय प्राप्त करने वाले महाकाल के आशीर्वाद से करने के लिए 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 5 जनवरी 2026 तक बंद करनी पड़ी है। प्रोटोकॉल और वीआईपी दर्शन की सुविधा भी 5 जनवरी तक बंद कर दी गई है, लेकिन पूरे देश से श्रद्धालु महाकाल पहुंच रहे हैं। साल के अंतिम दिन भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर के श्रद्धालु महाकाल के दरबार में आए हैं। देखिए आप, भगवान की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और भगवान की एक झलक पाकर उनसे मन्नत मांग रहे हैं। 5 लाख के ऊपर की भीड़ है, लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं साक्षात महाकाल के दरबार में व्यक्तिगत रूप से दर्शन कर रहा हूँ। ये देखिए आप, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर माता वैष्णो देवी मार्ग से लेकर माता के दरबार तक जयकारे गूंज रहे हैं। वैष्णो देवी के दर्शन उसी को मिलते हैं जिन्हें माता का बुलावा आता है, और इन श्रद्धालुओं को तो माता ने नए साल पर अपना आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। कटरा से भवन तक पैदल मार्च करते हजारों हजार यात्री कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं झेल रहे हैं, लेकिन जय माता दी के नारे के साथ माता रानी के दर्शन से नए साल का स्वागत करने की लालसा लिए हुए।
ये आस्था का वो रूप है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। हम तो हमारे देश के लिए मांगेंगे, जो भी मांगेंगे माता रानी से यही हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे देश में शांति बनाए रखे। ऐसा सुना था उससे तो बहुत 10 गुना 100 गुना 1000 गुना उससे ये स्वर्ग है। यहाँ आने की हर मन्नत पूरी होती है, हमने भी सुना है तो हम भी यहाँ पे आए हैं। नए साल से पहले कटरा बेस कैंप से भवन तक रोजाना 20,000 से 26,000 श्रद्धालु आ रहे हैं और पूरे मार्ग पर जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। नए साल पर आस्था से लबरेज इस भीड़ को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रशासन पूरे तन मन से श्रद्धालुओं की सुख सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में जुटा है। पिछले कुछ दिनों से यात्रा हमारी बढ़ी भी है और उसमें जो लोग हैं वो बाहर से लोग भी आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इनकरेजिंग रिजल्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि काफी श्रद्धालु जो है आगे वाले समय में आएंगे। अब मथुरा वृंदावन में उमड़ी आस्था भरी भीड़ देखिए, जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नए साल का स्वागत करने आई है। ये साल बहुत अच्छा गया, अगले साल के लिए हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं भगवान से। राधे राधे। मेरे को अच्छी नौकरी मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, ये मांग रही हूँ। कल भी हम आए थे, हम दरबार से वापस गए, हमें बांके बिहारी ने दोबारा अपने पास बुलाया, लेकिन उस टाइम दरवाजे जब बंद हुए तो हमारे दिल के दरवाजे भी बंद हो गए। हमने बड़ी कोशिश की, हमारी बस जाने वाली थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आए। दोबारा उनको बोला कि आप मत जाना, हम जैसे मर्जी वहाँ पे पहले दर्शन करेंगे तभी यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में इतनी अपार भीड़ है कि संकरी गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं। बांके बिहारी के दर्शन में घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक मथुरा वृंदावन में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जो बांके बिहारी के दर्शन से नए साल का स्वागत करेंगे। जिस तरह से देश भर के धार्मिक स्थलों पर नए साल के स्वागत के लिए श्रद्धालुओं की इतनी भारी भीड़ उमड़ी है, तमाम बड़े बड़े मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर वीआईपी पास की सुविधा बंद कर दी गई है। काशी विश्वनाथ में वीआईपी और स्पर्श दर्शन बंद कर दिए गए हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर में भस्म आरती बुकिंग भी रोक दी गई है। वीआईपी दर्शन भी रोका गया है। वृंदावन मथुरा में भीड़ को 5 जनवरी तक के लिए आने से मना कर दिया गया है। वैष्णो देवी में RFID कार्ड से ही यात्रा की अनुमति है। 24 घंटे में यात्रा पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आस्था का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी भाव के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ अपने अपने आराध्य प्रभु की भक्ति में लीन होकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर आस्था से सराबोर ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं। लेकिन इस बार मंदिरों में जो भारी रौनक है वो भारत की नई पीढ़ी की सोच को दर्शाता है, जो आस्था और एडवेंचर के बीच बैलेंस बनाकर चल रही है। शिरडी, तिरुपति, स्वर्ण मंदिर, खाटू श्याम धाम, हर पवित्र स्थल पर आस्था की लहर हमें याद दिलाती है कि भारत की आत्मा आस्था में बसती है। नए साल पर आस्था के ऐसे अद्भुत दर्शनों के पीछे मोदी सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मंदिरों के पुनरुद्धार और धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने में आगे रहते हैं। फिर चाहे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, जिसने लोगों के मन में प्रभु श्री राम की भक्ति को एक नई रोशनी दिखाई, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास हो, जिसने लाखों श्रद्धालुओं के लिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना ज्यादा सुविधाजनक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संस्कृति को सॉफ्ट पावर के रूप में जिस तरह प्रोजेक्ट किया है, यही वजह है उससे मंदिरों की वैश्विक पहचान बढ़ी है।
यही वजह है कि लोग अब अपनी सनातनी जड़ों से पहले से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जिसकी वानगी है नए साल पर देश भर के मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। नए साल के स्वागत में देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का महासैलाब यही बता रहा है कि भारत अब स्वैग, पार्टी और नाइट आउट से आगे बढ़ चुका है। करोड़ों लोग अब अपने आराध्य के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना और भक्ति में लीन होकर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। ये कोई अस्थायी ट्रेंड नहीं है, बल्कि सनातन मूल्यों की वापसी है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि नए साल की शुरुआत अगर प्रभु के आशीर्वाद से हो, संकल्प और शुद्ध मन से हो, तो पूरा वर्ष सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। आप सभी को नववर्ष की कोटि कोटि शुभकामनाएं। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी के जीवन को आनंद और प्रकाश से भरता रहे। और अब बात सुस्वागतम 2026। देश में जश्न की तस्वीरें आस्था के मंदिर से लेकर बर्फीले पहाड़ों के बीच देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले नए साल का आगाज एक छोटे से आइलैंड किरिबाती से होता है, जो कि मध्य प्रशांत महासागर में पड़ता है। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीरें जापान, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखने को मिली हैं। सिडनी में नए साल का वेलकम आतिशबाजी के साथ हुआ, तो ऑकलैंड में नए साल का स्वैग से किया गया स्वागत। और अब आज का जनहित मंत्र साहित्यकार उर्मिला सत्यभूषण की खास रचना से। साल का अंतिम चरण है अलविदा दो, द्वार पर नव वर्ष आया गुल बिछा दो। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।